है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। और यहाँ ये रातें कुछ वैसी ही सर्द हैं रामपुर में इस वक्त, जैसे ठिठके हुए लोग ये सोच रहे हैं कि पहले चरण में क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। अब जाहिर है लोग ये सोच रहे हैं कि पहला फेज निपटा, 55 में क्या होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी जब आपके आसपास हों तो माहौल में गर्माहट आ जाती है, और असद खुद बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या महसूस किया पहले फेज में और आगे उनको क्या समझ में आ रहा है। असद? नहीं, मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। आप लोग तो ट्रैकर करते हैं, सर्वे करते हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का मामला है, हमारे लिए जो फर्स्ट फेज़ हुआ अच्छा गया, पहले से बहुत बेहतर होगा, और हमको उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह जनता का यही सहयोग और उनकी ताईद और उनके वोट मिलेंगे। नहीं, लेकिन आप तो हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं। सेफोलॉजिस्ट के हिसाब से मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपने तो ग्राउंड में लोगों के बीच में काम किया है, कैंडिडेट फील्ड किए हैं। नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी और यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। अब जब फर्स्ट फेज़ में लोग वोट डाल चुके हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी मुतमईन है हमारे कैंडिडेट्स, तो अब ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। वैसे सब फर्स्ट फेज़ की बात करें या उसके बाद अब ये सेकंड फेज़ जहां हम खड़े हैं, रामपुर में खड़े हैं, और इसके आसपास की तमाम जो सीटें हैं उनका आमतौर पर जब आकलन होता है तो ये बात होती है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स हैं, और यहाँ और बाकी सब जगहों पर भी लगातार ये कोशिश है, ये बात कही जा रही है बार बार कि ये वोट एक मुश्त एक जगह जाना चाहिए, और जा रहा है, ये दावा भी किया जा रहा है। क्या ऐसा आपको भी दिखाई दे रहा है जब आप ज़मीन पर जा रहे हैं, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ये बाईपोलर मुकाबला नहीं है। इससे पहले भी 2 मरतबा मैं आपके प्रोग्राम पे आया था और मेरा आर्गुमेंट ये था कि बाईपोलर नहीं है, और बाईपोलर नहीं हो रहा है। तो और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को, जो समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट डालो, आंख बंद करके वोट डालने वाला नहीं है, और ना कोई इनका कोई ग़ुलाम या क़ैदी है कि डर कर वोट डालेंगे। तो ये चीज़ें हैं, मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि बाईपोलर नहीं है। पर जैसे ही हम ये कहते हैं कि ये बाईपोलर नहीं है, बाईपोलर नहीं होना यानी 4 कॉर्नर्ड फाइट या 3 कॉर्नर्ड फाइट, अगर ऐसी कोई फाइट होती है तो उसमें इन सीटों पर, इससे पहले वाले फेज़ में जहाँ पर मतदान हुआ वहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा होता है। क्या फिर उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाईपोलर फाइट नहीं है, ये मल्टीपोलर फाइट है? नहीं, देखिए 2002 के चुनाव में भी, 2007 के चुनाव में भी, 2012 में भी इसी ही तरह बाईपोलर था। तो तीनों मरतबा आप रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि बाईपोलर अगर नहीं होगा तो किसी और को फ़ायदा होगा। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो जितने लोग वोटर्स हैं जो मतदान करने जाएंगे या जा रहे हैं या जा चुके हैं, वो अपने अपनी पसंद से डालेंगे। ये आर्गुमेंट में मैं समझता हूँ कि इस आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ कभी। वैसे साहब, हम बाकी भी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी ये सवाल हुआ कि एक मुद्दा जो कर्नाटक में उठा, वो मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा क्यों बन गया? आप भी अपनी रैलियों में बार बार मुस्कान का जिक्र कर रहे हैं, उस मुद्दे को सामने रख रहे हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर इस चुनाव में लाया जा रहा है, तो क्या जानबूझकर इस मुद्दे को यहाँ इस चुनाव में लाया जा रहा है? अभी मैं जब आ रहा था तो एक वीडियो देखा, ANI के रिपोर्टर ने अखिलेश यादव को पूछा कि हिजाब और निकाब पे आपका क्या बोलना है, तो बोले आवाज़ नहीं आ रही है। उसने फिर पूछा तो बोले आवाज़ नहीं आ रही मुझे। तो इनको ये आवाज़ नहीं आ रही है, हमको आवाज़ आ गई। हमको आवाज़ क्यों नहीं आएगी? हमको तो हर चीज़ की आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे कान अच्छे हैं, दिमाग अच्छा है। हम सेलेक्टिव नहीं सुनते ना, परेशानी वो है कि हम सेलेक्टिव नहीं सुनते। तो अखिलेश यादव को अगर ये निकाब और हिजाब की आवाज़ नहीं आ रही है तो वो तो संविधान को मानते ही नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है कि आपको मदद कर रहा है हिजाब का मुद्दा, और इसलिए आपको ये सुनाई दे रहा है कर्नाटक का यहाँ तक उत्तर प्रदेश में। सवाल वो नहीं है। मेरी बेटी खुद हिजाब करती है, निकाब पहनती है, और मेरा मानना ये कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा इशू है ये, उनके एम्पावरमेंट का। मेरा मानना यह है कि संविधान से इसका राज ताल्लुक़ है। मेरा मानना यह है कि संविधान अब सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार दे दिया है, तो मेरे सर पर टोपी पहनने से आपको तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं आपको हार्म भी नहीं कर रहा हूँ।
वैसे ही अगर वो लड़कियां अगर बरसों से हिजाब पहन रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कंट्रोवर्सी उन लड़कियों ने 6 लड़कियों ने नहीं शुरू किया, कंट्रोवर्सी वहां की बीजेपी की सरकार ने खुद शुरू किया। और चौथी बात यह है कि अगर कोई लड़की या लड़का स्कूल को जाता है तो संविधान सस्पेंड नहीं होता। संविधान एक जीवित डॉक्यूमेंट है जो वहां पर उनके साथ रहता। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले बीजेपी की सरकार है और कर्नाटका की सरकार है, उन्होंने इसको इशू किया है सरकार का। अच्छा, असद, अब एक बात सुनिए, अब आप पूछें कोर्ट का ऑर्डर, भाई अगर कोर्ट का ऑर्डर आया तो कल क्या कोई अगर सिख भाई को रोक देंगे आप रोक पाएंगे? अगर कल कोई मंगलसूत्र सिंदूर लगा के आ रहे हैं तो क्या रोक पाएंगे? नहीं, तो इस पे मैंने बात की। सिख भाइयों का कहना यह है कि आप जो बेसिक टेनेट्स हैं उसकी बात कर लीजिए। क्या ये बेसिक टेनेट्स में आता है? इस्लाम में क्या बेसिक टेनेट्स में आता है? कच्छ कृपाण हमारे यहाँ बेसिक टेनेट्स में आता है, केश भी बेसिक टेनेट्स में आता है, मुस्लिम इस्लाम नहीं आता। बिल्कुल, इस्लाम में हिजाब नहीं आता। ना, आपको कौन सिखाया नहीं मालूम, मैं आपको कह रहा हूं, आप कुरान शरीफ जाकर सूरह नूर और सूरह हुजरात पढ़ लीजिए, उन दोनों जगह पर कुरान में बाज़ाब्ता जिक्र है हिजाब का, वर्ड सुनिए। तो अब आप इसको नहीं मानेंगे? सुमेरा कुरान पढ़ती हैं, आपसे पूछ, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि टर्की, ट्यूनेशिया, कोसोवो, यहां जो लोग रहते हैं वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है क्या, जिन्होंने हिजाब को ठीक नहीं समझा? अब उनसे पूछिए ना। भारत के संविधान में जब आप एसेंशियल प्रैक्टिस का टेस्ट ला रहे हैं तो एसेंशियल प्रैक्टिस के टेस्ट में अगर आप सिखों को टर्बन पहनने का इख्तियार दे रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट के सामने जब ये बात जाएगी और जब कुरान की वो आयत को, सूरह नूर की, सूरह अल-हुजरात की आयत को सामने रखा जाएगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा। ओवैसी साहब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ने कहा भी है कि हम इस पर फैसला देंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए, तब तक आप बर्दाश्त कीजिए, तब तक आप ऐसा कुछ मत करिए। क्यों नहीं, मैं इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ हूं, मैं डिसएग्री करता हूं उससे। इंटरिम ऑर्डर कि मैं डिसएग्री करता हूं कि जितना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने सीखा अपने उस्तादों से, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमको सिखाया गया, हम जो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कोर्ट फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं कर सकता। मैं डिसएग्री करता हूं इस इंटरिम ऑर्डर के ऊपर। नहीं, पर फंडामेंटल राइट में अगर स्कूल का यूनिफॉर्म है या स्कूल का ड्रेस कोड है तो वो स्कूल का ड्रेस कोड आपको पहले उस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। एक मिनट सुनिए मैडम, वो बच्चियां बरसों से 6 लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, स्कूल ने नहीं रोका उनको, कभी नहीं रोका, अब रोक रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने इन्वोक किया है। अब नहीं, अब रोक रहे हैं। और दूसरी बात ये सुनिए, मैं शुरू में ही आपके सवाल में कहा कि अगर मेरी बेटी स्कूल को जाती है, कॉलेज को जाती है तो संविधान डेड नहीं हो जाता। दूसरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टू स्वामी का जजमेंट ये कहता है कि कौन क्या खाएगा, क्या कपड़े पहनेगा, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। एक बात मैं आपसे इसमें समझना चाहता हूं, ये जो कहता है केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर, द कोर्ट सेड that collective rights of the school must be given primacy over individual rights of the students. तो आप तो समानता की बात करते हैं ना ओवैसी साहब, इक्वालिटी की बात करते हैं ना। यूनिफॉर्म का मकसद क्या है? यूनिफॉर्म कौन सा यूनिफॉर्म? स्कूल यूनिफॉर्म क्यों बनाई जाती है? नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म था ही नहीं। आप देख लीजिए, आपने सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 के तहत आपने नोटिफिकेशन जारी किया, आप क्या 2-3 महीने पहले उनका अलाउ नहीं किए? वो नहीं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। आप भी स्कूल गए होंगे सर, आप तो ऑक्सफोर्ड तक जाके आए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है? यूनिफॉर्म का मकसद क्या होता है? क्या सुनिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म, जो कपड़े पहनते वो यूनिफॉर्म बोले ना आप, तो क्या संविधान यूनिफॉर्म उस पर गालिब आता है? मैं तो ओवैसी साहब की बात मानता हूं। ओवैसी साहब एक चीज कहते रहे हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे लोगों में समानता होनी चाहिए, स्कूल में भेदभाव ना हो, समानता हो, इसीलिए यूनिफॉर्म है। अच्छा सुनिए, अगर मैं हिजाब, ये हमारी बेटी हिजाब पहन रही है, किसको नुकसान हो रहा है भाई? अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं, एक मिनट में समझा रहा हूं, समझा देता हूं, अगर मैं रामपुर की रोड पर धरना देता हूं और गाड़ियों को रोक देता हूं, उसमें हार्म हो रहा है ना लोगों को। आप यूनिफॉर्म की सुनिए, यूनिफॉर्म की बात, यूनिफॉर्म से बाहर आइए, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं कीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूशंस को नहीं हो सकता। देखिए, आप एक बात बताइए, आर्मी के नियम भी बदलेंगे क्या? क्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जो राइट है अपने यहाँ यूनिफॉर्म? नहीं, आप आर्मी एयरफोर्स में मत जाइए, उसके भी कई जजमेंट्स है, बताता हूं आपको, जजमेंट्स कई हैं उसके भी।
मैं ये आप बात निकली है तो कहां तक जाएगी भाई? तो दूर, दूर तक जाएगी, तो बहुत। कितनी दूर तक जाएगी? तो बहुत फिर दूर आर्मी तक भी जाएगी ना? बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, आर्मी में भी आप कह रहे हैं कि फिर वो अपने आप ड्रेस पहनेंगे। अभी तो बहुत दूर ओवैसी तक। साहब, अभी आर्टिकल ओवैसी साहब, 15 ओवैसी साहब अभी तो वो चल के उत्तर प्रदेश तक आ गई है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, केरला हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के कपड़े का प्रोटेक्शन है हिजाब का 25(1) में। अब आप जो जजमेंट का हवाला दे रहे, अगर मैं होता उस जगह पर तो मैं उस केस को अपील करता, मगर एक और आपको जजमेंट का हवाला दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये आपका है, सुन लीजिए थोड़ा मैडम। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्मी तक ये बात जाएगी और सब जगह लोग अपने अपने कपड़े अपने तरीके से रहेंगे। आर्मी की नहीं, बहस, आप कह रहे हैं वो दूर तक जाएगी, तो कितना दूर तक जाएगी? आर्मी तक जाएगी आप कह रहे हैं? एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1). केरला हाईकोर्ट का जो मैं जजमेंट कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). अरे आपको मैं किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मैं धरना देता हूं, रोड जाम करता हूं, तो हार्म है वो। इसमें कौन सा हार्म हो रहा है? वो बच्चियां एक पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल में वो हमेशा पहन के जा रही हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं। कुछ एक बीजेपी नेता जो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर अब कुछ लोग हवन करना चाहेंगे तो वो भी अलाउड हो। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, वहां पर आप स्कूल में देखिए हवन करना और कपड़े के ऊपर हिजाब पहनना, आप ये हेट्रेड है उन बच्चियों से, उनको आप तालीम से रोकना चाह रहे हैं, आप उनको तालीम से दूर करना चाह रहे हैं। अरे भाई वो पढ़ना चाह रही है ना। आप लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है। अरे एक लड़की मोटरसाइकिल पर आती है, मोटरसाइकिल रखकर अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाती है, वो आपको ऑपरेशन दिख रहा है, एम्पावरमेंट दिख रहा है? नहीं, देखिए ओवैसी साहब, वो जो हुआ और उस लड़की को घेर के अगर लोगों ने नारे लगाए, लड़कों ने नारे लगाए, तो उसकी हर तरफ से निंदा हुई कि ऐसे घेर कर किसी को नारे नहीं लगाए जा सकते। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं हो रही, उसकी हर किसी ने निंदा की है। मैडम देखिए, स्कूल ने जो 6 लड़कियों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो पहले दिन से हिजाब पहनकर उस स्कूल को जा रही हैं। लेकिन वहीं पर यह भी हुआ कि वो 6 लड़कियों के साथ पहले 21 लड़कियां हिजाब पहनकर आई और फिर जब स्कूल ने सख्ती की तो उन्होंने नहीं पहना, उन्होंने एक दिन अचानक पहनकर आ गए। तो ये अचानक पहनकर क्यों आए? क्या किसी ने इंस्टिगेट किया? 6 लड़कियों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, उस वक्त तक रूल नहीं बनाया गया था, और रूल बनाया भी गया है तो वो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर स्कूल में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, उनके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते? नहीं खत्म होते। अब मैं इससे आगे आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये मुद्दा कर्नाटक में उठा, इस मुद्दे की मजम्मत हो सकती है, विरोध हो सकता है, कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, मामला बहुत दूर तक भी जा सकता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना गर्मा गर्म मुद्दा क्यों बन गया? और क्या ये आप मुद्दा इसको बना रहे हैं? अब मैं आपको वही पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल उसका मोटिव है, वो क्या है? मैं अखिलेश पे बोल रहा था तो आप बचा लिया अखिलेश को। आप तो मैं ये कह रहा था कि अब 14 तारीख को चुनाव है, मैं चैलेंज दे रहा हूं समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को, बीजेपी को, वो बोल दें कि बुर्खा पहनने वाली का हम वोट नहीं चाहिए हमारा। चलिए बोलिए, हिजाब पहनने वाली का वोट नहीं चाहिए, सुन लीजिए। और जेपी नड्डा को तो आरती उतारी गई बुर्खा पहन के, बोल दीजिए नहीं करना चाहिए। बोलिए, मोदी जी की रैलियों में स्कूल की बात हो रही है। अरे छोड़िए, बात हो रही है, पॉलिटिकल सवाल हो रहा है। अब वो ये नहीं कह रहा है कि वो हिजाब बुर्का ना पहने, सर यूनिफॉर्म की बात हो रही है सर, कॉन्टेक्स्ट में देखिए सर। देखिए, आपका सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यही पूछा था ना आपने। चलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी से कह रहा हूं कि हिजाब और बुर्का पहनने वालों का वोट हमको नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए। ओवैसी साहब, इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश अगर ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, माशाल्लाह से ऊंचा सुन रहे, नहीं सुनाई दे रहा। यही सवाल मैंने कल सहारनपुर में भी पूछा, कई अल्पसंख्यक नेताओं से पूछा, जो मुसलमान तबके से आते हैं, उन नेताओं से पूछा। उनका भी कहना है कि हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि हम उस पिच पर नहीं जाना चाहते जिस पर बीजेपी चुनाव करना चाहती है, हम इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं आप सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आप क्या बीजेपी के पिच पर जाकर जवाब दे रहे हैं? मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि मैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, मैं संविधान के फंडामेंटल राइट्स को जानता हूं, मैं उनकी तरह थम्स अप नहीं हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करूंगा। मैं इलेक्शन अपनी जगह पर जरूर है, मगर अगर कोई संविधान का वायलेशन करेगा, अगर कोई हिजाब और निकाब बरसों से बच्ची पहन रही है उसको रोकेगा,
तो ये पहला स्टेप, आपने एक इल्जाम लगाया है मेरे पे। नहीं, आप पे नहीं लगा, मैं आप पे सुनिए तारीफ तो। भी करूंगा। मैं आपसे- ये पहला आपसे- स्टेप है फैसिज्म के लिए। ये पहला स्टेप है। देखिए कर्नाटका में बीजेपी ट्रायल कर रही है। आप पहले से बोलिए, रोकिए। ओवैसी अब ये साहब, लोग आपने- चुनाव के लिए खापे में बोलिए ना, सपा वाले को एक नहीं। बात कहा, पूछने दीजिए एक मेरे सेकंड। को। आपने कहा कि आप दोनों आपने- पहले नहीं, तय कर लो अखिलेश- कौन सवाल जी, करेगा। अखिलेश के मामले में मैंने आपको बोला, आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनना चाहते वो ये आवाज? क्यों उनको सुनाई अरे नहीं उनका देता? वीडियो वायरल हो रहा है, बोले नहीं सुनी आ रहा, नहीं, सुनी वो आ रहा। कौन सी मसलहत है जो आप कह रहे हैं कि उस मसलहत के तहत वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उस मसलहत की परवाह नहीं है। वो इसी- क्या मसलहत है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी 14 तारीख से पहले बोल दे कि जो हिजाब और निकाब में आ रहे हैं हमको उनका वोट नहीं चाहिए। नहीं सर, सीधा सीधा बोलिए। बताइए ना, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? कारण क्या है? अरे भाई देखिए, उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के एलाइज ने कहा कि 75%, 45% मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए। वही रिपोर्ट, एएनआई की रिपोर्ट कह रही है कि जब उनसे पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में तो दूसरे कान से भी सुनाई नहीं दे रहा उनको। उसने पलटा दिया माइक ऐसा, शायद वर्ष वो भी नहीं सुनाई दे रहा उनको। तो अब जब वो नहीं सुनना चाह रहे, उससे उनका मैसेज जा चुका है। वो तो कह रहे हैं पहले फेज में और सेकंड फेज में खासतौर से ज्यादातर सीटें हम निकाल रहे हैं, मुसलमान हमारी तरफ आ रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको मुसलमानों की बातें सुनाई नहीं दे रही। देखिए, वो मुसलमानों के वोट चाहिए उनको, मगर मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं चाहिए। तो दे रहे हैं ना मुसलमान वोट नहीं, उनको। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो भाई वो तो रात दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं। वो तो बन गए मुख्यमंत्री। कृष्ण भगवान ने आकर उनको कह दिया कि बेटा तू बन गया, अब क्या है बाकी? अब तो कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है उनको। वो तो सबको कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 38 पिछली बार लड़के देख लिया था, 0 मिले थे, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार 100 लड़के देख ले। लड़ लेंगे, लड़ रहे हैं। नहीं। दो हाथ लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। मुझे लड़ना ही आता ना, मुझे बुजदिली मसलहत नहीं आती मुझे। लड़ूंगा। ओवैसी साहब, अखिलेश ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमें यहाँ ये जो 55 सीटें हैं इसमें से भी ज़्यादातर सीटें मिलेंगी, जो पहले फेज में चुनाव हुआ वहाँ पर भी हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। आप कह रहे हैं कि वो एम्पावरमेंट नहीं चाहते। आप लगातार ये कहते रहे कि आपको उन्होंने ताकत नहीं दी है, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये बात क्यों जो मुस्लिम समुदाय है उसकी समझ में नहीं आ रही? अगर ये कहा जा रहा है और जो पोल्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक वोट समाजवादी पार्टी की तरफ या गठबंधन की तरफ जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है फिर उस तरफ वोट? नहीं, और ये देखिए, मुद्दे क्या मुस्लिम समाज के लिए मुद्दे नहीं है जो मुद्दा आप उठा रहे हैं? यकीनन मुद्दा है, यकीनन इसमें चेंज है, यकीनन तब्दीली है, और आप देखेंगे तब्दीली आएगी और आ चुकी है बहुत हद तक। अब जहाँ तक इनका सवाल है समाजवादी पार्टी के नेता का, भाई आप ये बताइए कि आपने जो एक लफ्ज़ बताइए कोई टीवी प्रोग्राम पे आपके कि उन्होंने लफ्ज़ मुसलमान कहा। आप सब कहेंगे, हर बरादरी का नाम लेंगे आप। क्यों नहीं कहते वो मुसलमान? डरते हैं ना, किससे? डरते हैं। उनको और एक मालूम कि ये बेचारा कैदी है, कहीं नहीं जाएगा, इसका काम दरी बिछाना है, इसका काम नारे लगाना है। तो वो देखिए, एम्पावरमेंट की बात ही नहीं करना चाहते आप। आप मुस्लिम समाज की जो इतना बड़ा तबका है उसकी सोच या उसकी समझ नहीं है, उसे नहीं समझ है इस बात की कि उसको कहाँ वोट करना चाहिए। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उसको नहीं पता कि ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम नाम का शब्द नहीं ले रहे, बिल्कुल पर्दे की बात नहीं कर रहे, हिजाब की बात नहीं कर रहे, फिर भी वो वोट दे रहा है उनको? क्यों? बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो है ना, ये जो इम्प्लांट कर दिया गया मुसलमानों के दिलो दिमाग में कि आपका काम कुछ भी हो जाओ, सिर्फ वोट डालते रहो। मैं क्या कह रहा हूं कि वोट लो। अब आप वोट डालना आपका काम नहीं है। आप सुनिए, और एक मिसाल दे रहा हूं आपको। चांदपुर का अखिलेश का कैंडिडेट कौन है? 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। अखिलेश यादव ने उसको मुजफ्फरनगर कांड में अरेस्ट किया था, आप उसको टिकट देते हैं? क्या मिसाल पेश कर रहे हैं आप हसनपुर का कैंडिडेट कौन है आपका? आरएसएस का वर्कर। आप इन लोगों को खड़ा कर रहे हैं और आप ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। आप खुद कर रहे हैं ये। ओवैसी साहब, ये बड़ा अच्छा तरीका। सुमेरा, आप यूपी स्पेसिफिक जरा पूछिएगा और मैं जरा हिजाब से जो जरूरी उत्सुकता है वो जरा शांत कर लेता हूं। आप पार्लियामेंट जाते हैं, पार्लियामेंट में लोगों की आवाज है। अगर आपको लगता है इतना बड़ा मुद्दा है कि स्कूल के फैसले पर पैरामाउंट होना चाहिए हिजाब पहनकर जाना या नहीं जाना, तो इसको लेकर कानून क्यों नहीं बनवा देते आप? क्यों कानून बनाए जब फंडामेंटल राइट? देखिए, एक आप समझ नहीं रहे, प्लीज। अब आप मेरे को गुस्सा करना पड़ेगा आपको।
अरे वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून कैसा बनेगा सर? किसी माइकल लाल में इजाजत नहीं है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बने। नहीं, फंडामेंटल राइट में भी एब्सोल्यूशन या सब्जेक्ट टू कंडीशन नो, दो है ना सर? नथिंग, नहीं, फंडामेंटल राइट इन एब्सोल्यूशन सर। देखिए वैसी साहब जो बच्चे fundament- प्राइवेट एक- स्कूल में समझने पढ़ने दीजिए, जाते हैं कानून वो के भी फिर जानकार कल को को समझने पहनेंगे। दीजिए। अरे प्लीज, देखिए सुमेरा, फंडामेंटल राइट में आप बताइए पब्लिक ऑर्डर क्या डिस्टर्ब हो रहा है इसमें? फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, आप बताइए, आप लॉ बनाएंगे उसके तो ऊपर? आप जो कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया उससे आप सहमत मैं नहीं है? disagree करता हूं। और केरल और- हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया आप उससे भी सहमत नहीं है? केरल हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है जिसमें उन्होंने मुस्लिम वुमेन क्लोथिंग को आर्टिकल 25(1) का प्रोटेक्शन दिया है। अब जो इंटरिम ऑर्डर आया है मैं उससे डिसएग्री करता हूं। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया है, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। इसीलिए आप देखिए जब किसानों का आंदोलन हुआ, इस किसानों ने क्या कहा, हम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी से नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, ये बात कही थी ना उन्होंने। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के अच्छा, आप एक बात वैसी बता साहब, दीजिए वैसी साहब, बस एक एक चीज सुमेरा, बस ये आखिरी, इसके बाद में अगले 5-6 मिनट शांत रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मत रहिए शांत, आप बिल्कुल बोलते रहिए। आप प्लीज पूछिए, एक अरे, चीज आपका मुझे चैनल है, बताइए। आप शांत हो जाइए नहीं, कैसा? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे धर्म में अगर ये इजाजत है कि मैं दिगंबर रहूं, मैं मतलब बगैर कपड़ों के भी रह सकता हूँ, जी बिल्कुल, और मेरी पढ़ने की भी इच्छा है सर, हाँ, स्कूल जाकर, हाँ। अब फिर मैं क्या करूंगा, स्कूल क्या करेगा, इसमें व्यवस्था क्या होगी? अगर आपके रिलीजन का वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सुनिए। इसी बेसिक टेनेट की मैं बात कर रहा था सर। मेरे बारे आप जम क्यों कर जाते हैं? अच्छा, बोलिए प्लीज। मुकम्मल कर लीजिए अच्छा, ना। मुकम्मल कीजिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूं कुरान की आयत सूरे नूर पढ़ लीजिए, अभी हम प्रोग्राम के बाद बिठा के दिखा देता हूं आपको, आप देख लीजिए भाई, कुरान की आयत तो एसेंशियल फीचर होगा ना। कुरान की आयत एसेंशियल फीचर होगा, सुमेरा उसमें है क्या ये व्यवस्था? आप तो पढ़ते हैं कुरान। नहीं, हिजाब वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं है, नहीं नहीं, मैं आपको सुना देता हूं अगर आप बोले तो। लेकिन please, लेकिन please बताइए। लेकिन लेकिन अपने उसमें- आप को ढकने की बात है। लेकिन आप जो केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं उसमें मुस्लिम विमेन के लिए ये दीज आर गर्ल्स गोइंग टू सूरे स्कूल। एहज़ाब का आयत नंबर 59 अंग्रेजी में सुना देता आप हूं। सुमेरा ध्यान हाँ, से जी। सुनिएगा। हाँ। सूरह एहज़ाब उसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लोक्स, का मतलब व्हील्स, and all over their bodies, eyes screen themselves completely except the eyes or one Right. eye to see the way. ठीक है। That will be better than that they should be known as free, respectable, so as not to be annoyed. And Allah is ever forgiving. ठीक है। अब आप इसमें एक और आयत है, अब मैं आपको बोल रहा तो हूँ सर मेरी वही अच्छा, तो बात अच्छा, और एक चीज, और है एक सर, ऐसे धर्म हैं जहां दिगंबर रहना भी अरे उनके भैया, बेसिक टेनेट्स में आता है। अरे भाई, अगर मैं वो रिलीजन का एक्सपर्ट भी नहीं हूं ना, नहीं, मुझे मैं मालूम तो ही ये नहीं। कह रहा हूं कि अगर रिलीजन कहता है तो सर पहुंच जाए वो व्यक्ति अंदर और एक स्कूल चीज में ऐसा। सुनिए, उससे बढ़कर, हाँ। उससे बढ़कर फंडामेंटल राइट्स, उससे बढ़कर, वो टेस्ट तो बाद में आएगा। तो आपने वो- दो चीज कही है नहीं सर। नहीं, मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। अब उसमें आप इक्वालिटी में बोलेंगे तो ये वो टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, अगर आप बोलेंगे भाई 25(1) का प्रोटेक्शन है, तो आपका क्वेश्चन जब अराइज होता, आपने जो कहा एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, मगर फंडामेंटल राइट्स तो खुले हैं ना। और हार्म थ्योरी में अगर मेरी बच्ची हिजाब निकाब पहन रही है तो भाई किसको खतरा है उससे? मतलब ओवैसी साहब जो कोर्ट में बैठे हुए हैं या जिन्होंने अंतरिम ऑर्डर दिया है वो मैं सब लोग, disagree नहीं, करता ये हूं। इतना ही अगर दिन के उजाले की तरह साफ है, फंडामेंटल राइट में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो किस बात की पेचीदगियों में मामला पड़ा हुआ है? सुनिए, जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम सुना होगा आपने, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, लेट जस्टिस वर्मा ने, जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। डिसएग्री करना मेरा राइट है सर, मैं उनकी बेइज्जती नहीं जो कर आपको रहा हूं। सूट नहीं करता हो, बाबरी मस्जिद हो चाहे ये हिजाब मैं का मामला हो, disagree उसमें करता हूं। आप डिसएग्री कर जाएंगे। डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, किम जोंग की सरकार तो नहीं है। भारत में संविधान जिंदा है और जिंदा रखेगा। ओवैसी साहब, लेकिन फंडामेंटल राइट्स फॉर विमेन और गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस कोड होता है। अभी कर्नाटक सरकार भी तो यही कह रही है कि बोर्ड है, वो बोर्ड तय करेगा, जो यूनिफॉर्म डिसाइड होगी वो यूनिफॉर्म आप पहने। अगर आपको नहीं सुनिए, पहनना तो आप इसमें- ऐसे मैं- इदारे में जाएं इसमें दो जहां चीजें- आप वो पहन सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं। पहले जो 6 लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही थी, वो गवर्नमेंट का था नहीं था? था। अब आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हैं।
प्राइवेट स्कूल Fundamental rights remain there also, ना? नहीं प्राइवेट स्कूल्स कैनॉट सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे कैनॉट, हाँ, तो वहाँ पे भी fundamental right रहेंगे ना? वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहाँ पर भी अगर आपको जाना है ऐसे ही तो आप ऐसे ही अगर जाएंगे। वहां पर भी कोई ये बोलेगा कि मैं पहन के जाना चाह रही हूँ या मेरा रिलीजन का वो है मैं जाने, तो आप कैसे रोकेंगे उसको? मैं ये कह रहा हूँ कि चॉइस इज नाउ द फंडामेंटल राइट। मेरा चॉइस है। आप अगर ये चलता रहेगा तो कल ये मोहतरम बोलेंगे नहीं ओवैसी साहब आप शेरवानी क्यों पहने, आप सूट पहन लीजिए मेरी तरह। अगर ये चलता रहा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, आप उसको जनरलाइज क्यों कर देते हैं बार बार? कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं है। संविधान एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से बड़ा, संविधान आपके चैनल से बड़ा। अगर कल मैडम ये तय करती है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं आपको बता रहा हूं फंडामेंटल राइट हो जाएगा। वही संविधान तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को अपनी वर्दी तय करने का भी अधिकार देता है, नहीं देता? देखिए मेरे दोस्त, फंडामेंटल राइट वो आप समझ नहीं रहे। अरे भाई फंडामेंटल राइट आप बोल रहे वर्दी, अरे वर्दी तो है ना यार। उसी फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने एक कानून के जानकार से बात की, उन्होंने कहा सर मैं कह देता हूं, आप बताइएगा अगर गलत कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में पीपल एट लार्ज का जो पर्पस होगा वो पैरामाउंट होगा। हाँ, पीपल एट लार्ज कौन सा है वो? आप तो दूसरी बात, मैं वो इसीलिए मिसाल दिया ना आपको। अगर मैं कल रामपुर में धरने में बैठ जाऊंगा एक 2000 लोगों के साथ, पीपल एट लार्ज विल सफर। पर यहाँ पर ये बच्ची हिजाब पहनने से किसको तकलीफ हो रही है भाई? अच्छा वैसी साहब, पेट में दर्द किसको क्यों होना चाहिए आपको? किसके पेट में दर्द हो रहा है? अरे यही तो सरकार, बीजेपी की सरकार में हो रहा है। और वहाँ के पेट के दर्द का यहाँ फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, ये भी तो कहा जा रहा है। उसका क्या जवाब है? क्यों नहीं बोलूं मैं? जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, क्यों नहीं बोलूं मैं? अच्छा ये अगर कल बीजेपी की सरकार में हो रहा है वहां पर, यहां पर नहीं हो सकता है क्या? बोलिए। क्या यही डर दिखाने की कोशिश है? डर दिखाने की कोशिश वहां देखिए हुआ है, अब यहाँ पे भी होगा, आपको हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा। देखिए बीजेपी क्या करती है, एक जगह चुमटी लेके देखती है, चुबा कर देखती है कितना रिएक्शन आएगा देखो, फिर थर्मामीटर लगा कर देखती है। ये सब चीजें हम जान चुके हैं उनके। अगर अखिलेश ये समझ रहे हैं, बसपा ये समझ रही है कि ये अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमको नॉन मुस्लिम वोट मिलेगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर नापती है बीजेपी, चुटकी लेते देखती है, यानी कि एक मुद्दे के बाद वो इस मुद्दे को और बड़ा बनाएंगे, पूरे देश में उठाएंगे, सब जगह उठाएंगे। इस देश को फैशिज्म में कन्वर्ट करने का इनका पूरा इरादा है। ये मेरी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लड़ाई है, और संविधान का फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप मुझसे नहीं छीन सकते। मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। वैसी साहब, आपको नॉन मुस्लिम वोट नहीं चाहिए फिर? क्यों कह रहे हैं नॉन मुस्लिम वोट? आप ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश मायावती ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये मुद्दा उठाएंगे तो हमें नॉन मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। आप उठा रहे हैं, मतलब आपको नहीं चाहिए? वो मैं क्यों नहीं, मैं तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा हूं। और ये जो लड़ाई है वो किसी मजहब के खिलाफ तो नहीं है ना मैडम, ये मजहब के किसी मजहब के खिलाफ तो नहीं है। पर ये आप ही का तो निष्कर्ष है कि आप ही कह रहे हैं कि अगर ये बोलेंगे लोग तो वो नहीं मिलेगा। अरे वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, मेरी सोच नहीं है वो। पर आपको चाहिए वोट? अरे क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और हम तो खुलेआम कह रहे हैं, मगर अगर आप ये बोलेंगे संविधान को खतल कर देंगे और आप कुछ मत बोलो तो मैं कैसे बैठूंगा? अच्छा ये इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या वैसी साहब कि आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या सब्जेक्ट टू सूटेबिलिटी होता है? आप इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म इक्वलिटी आपको नहीं चाहिए। सुनिए, इक्वालिटी सब्सटेंटिव होता है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। ताकतवर को इक्वालिटी दिलाएंगे या कमजोर को दिलाएंगे, आप बताइए। और ये देखिए, ये जो जितनी भी लड़ाई है ना कर्नाटका की, ये महिलाओं को दबाने की लड़ाई है। ये महिलाओं को एजुकेशन से दूर कर, हिजाब और बुर्के में रखने से एम्पावर होती हैं वो? क्यों नहीं होती? उनकी आइडेंटिटी है, उनका कनेक्शन खुदा से ज्यादा होता है। आपको कैसे मालूम वो कनेक्शन कैसा होगा? वो उनका मामला है ना, श्वेत का मामला है। वैसी साहब, जो दिनेश पूछना चाह रहे हैं शायद वो ये कि एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म, मैडम देखिए, अब मैं इंतजार कर रहा था मैं इंतजार कर रहा था इस लफ्ज का, मैं इंतजार कर रहा था। अब दोनों को झुक के सलाम। अरे हिजाब और निकाब पहनने वाली एक्सट्रीमिज्म हो जाती है,
ओवैसी पर गोली चलाने वाले रेडिकलाइज नहीं होते हैं। यमन की एक लड़की को हिजाबी, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। आप मेरे साथ चलिए कि कई लड़कियां मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर एक से एक अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, हार्ट सर्जन्स हैं, हिजाब उनके बीच में दीवार नहीं बना। सर मुझे जो समझ में आया ना, एक्सट्रीमिज्म अगर देखिए- गलत हूं आप कह दीजिएगा, इसके बाद में और वैसी कुछ नहीं साहब- कहूंगा इस मुद्दे पर। चलिए आप पूछिए। गलत- अल्लाह ये की नहीं एक सेकंड सर, अल्लाह की वहदानियत ये, और आप इसमें सुमेरा मुझको बता दीजिएगा, रोजा रखना, जक़ात करना, ये जो 5 नमाज पढ़ना, फर्ज ये हैं। जो पांच हज जाना, ये जो 5 बेसिक टेनेट्स हैं, इससे कौन रोक रहा है सर किसी इस्लाम के मानने वाले को? मैं अगर पूजा करता हूं, मैं पूजा करके घर में जाऊं, मैं लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म में जाऊं। हाँ। आप अपने यहाँ पर रोजा रखिए, आप स्कूल को जाइए, हाँ। इससे कौन रोकता है सर? स्कूल वहां को आप- आइडेंटिटीज, अपीयरेंस, यूनिफॉर्म रखने की बात है सर। आप तो स्कूल से जाने से रोक रहे हैं ना, आप तो स्कूल जाने से रोक रहे हैं मुझे। एक कपड़ा अगर सर पे लग गए तो कौन सा आसमान गिर रहा है इसके सर पे? लेकिन ये पहली बार तो नहीं है। मैं तो जब स्कूल गया, अगर मैं गणवेश में नहीं होता था, यूनिफॉर्म में नहीं होता था, तो मुझको स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। मैंने तो कभी इशू नहीं बनाया सर। सुनिए, आपने रूल कब आप देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको सर समझा, मैं तो और पुरानी बात कर रहा हूँ। सुनिए, अरे मैं स्कूल से पास आउट 93, 94 में हुआ था सर। ऐसा लग रहा है अभी बस भी के- स्कूल में आप। हाँ, सुनिए मैं हमारी बिल्कुल बात। हूँ सर। नहीं, आप कॉलेज अभी में हैं सर, नहीं, पता सुनिए, ज्ञान- देखिए वो 6 लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं, कोई रूल नहीं था, हिजाब पहनकर स्कूल को आ रही थी। आपने अचानक रूल बदल दिया, आपने बदला ना। बीसी नागेश ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि इसके पहले तो यही नॉर्मल आ रही थी, बगैर हिजाब के आ रही नहीं, थी। झूठ। वो 6 लड़कियां बराबर हिजाब पहनकर आ रही थी, बराबर हिजाब पहनकर आ रही थी, कभी इन्होंने हिजाब नहीं निकाला। लेकिन उनके साथ जब ये उन्होंने पुराना कानून वापस लेकर आया, उनके साथ बहुत सी और लड़कियां शामिल हो गई जो हिजाब पहनकर आई, मैं- जो कि एक विरोध के स्वरूप में आ रही थी देखिए- और इंस्टिगेट, उनका ये कहना है कि इंस्टिगेटेड कोई इंस्टिगेटेड नहीं है, ये गैर जरूरी के इंस्टिगेट बोल रहे हैं। भाई उनका चॉइस है, और उन पर सख्ती की तो उन्होंने नहीं पहना। नहीं, उनकी आइडेंटिटी है, उनको ये फील होता है अच्छा। कि मैं हिजाब निकाब पहनने से अल्लाह सुब्हाना व तआला अच्छा। से मुझे खुर्ब हासिल होगा, एक रूहानियत एक बढ़ेगी। वैसी साहब, इसमें इस वक्त एक तकलीफ बड़ी क्या होगी? खबर आ रही है, एक बड़ी खबर अभी आई है, वो ये कि जिस लड़के ने फायरिंग की थी आपकी गाड़ी पर, उसके एक साथी को, जिसने उसे हथियार सप्लाई किया था, उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ भी चल रही है इस वक्त। आपको इस केस के बारे में क्या चल रहा है, ये अपडेट दिया जा रहा है? नहीं, मैं तो अभी ये जंग में लगा हुआ हूँ चुनाव की। जहाँ तक मेरी जान लेने की बात है, इंस्पेक्टर साहब आए थे, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और हमने पूरा उनको बताया कैसे हुआ, क्या हुआ। मेरा मानना यह है कि 2 लड़के नहीं थे, इनके पीछे और बड़े बड़े दिमाग हैं, और ये 2 लड़के और उनके पीछे जो लोग हैं वो हाईली रेडिकलाइज हो चुके हैं। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि मोदी सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हर मजहब का एक डी रेडिकलाइजेशन सेंटर खोलने की ज़रूरत है। ये लोग गोली पर भरोसा रखते हैं, बैलेट पर नहीं रखते। इतनी शिद्दत, बोलिए इतने एक्सट्रीम क्यों हो गए ये लोग? लेकिन वैसी साहब, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं कि तेजी से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब वो उस व्यक्ति तक पहुंच गए जिसने हथियार सप्लाई किया था, यानी चेन जोड़ रहे हैं, आगे तक काम हो रहा है? वो देखिए, संतुष्ट हैं या नहीं? मैं तो चाहूंगा कि उस व्यक्ति तक पहुंचे या उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे जो उनको हथियार उठाने पर मजबूर किया। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो है? तो तहकीकात पर मालूम होगा ना। लेकिन टीचर सर, सॉरी ओवैसी सर, आप बोलिए, स्कूल बोलिए बोला, स्टूडेंट, बोल दिया। बोलिए ये स्टूडेंट, देखिए सर, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें वो बच्चियां दिसंबर से पहले बगैर हिजाब नहीं, पहने। वो 6 लड़कियों की फोटो दिखाओ मेरे को तुम। नहीं, ये सब मत दिखाओ, ये सब मत दिखाओ। ये वो लड़कियां हैं जो हिजाब ना- पहने बगैर पहले आ रही थी, अब हिजाब पहन कर आ रही आपको हैं। 6 लड़कियों की बात, 6 लड़कियों की। 6 लड़कियों से मतलब है, तो नहीं। फिर आप उत्तर प्रदेश में ये बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, एक आदमी को भी नुकसान होता फंडामेंटल राइट का तो बोलूंगा मैं। यहाँ आप पर 6 की बात कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर उन्हीं बच्चियों का संदर्भ है, अरे उन्हीं नहीं, बच्चियों वो के नहीं, बारे वो- में। अरे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, का नहीं, है। नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर होता तो मैं आपको नहीं दिखा रहा होता। मैं नहीं मानता। देखिए, उन 6 लड़कियों को दिखाइए या उनको यहाँ पर ला लीजिए या हम चलते हैं वहां मतलब पर। उनको भी लाना है तो उत्तर प्रदेश ही लाना है। नहीं, वहां चलेंगे, चलेंगे क्यों इतनी जल्दी? आप चलिए, अरेंज करिए। लेकिन अरे आपने कहा- हेमंत साहब को बोलिए एक प्राइवेट जेट अरेंज करो, नहीं, हम तीनों आप- जाते हैं, आप- इंशाल्लाह पहुंच जाते हैं वहां पर।
नहीं, कहाँ हेमंत साहब दिख आप नहीं ये दे रहे हमारे को, condition इस बुला तो वक्त लिए इसलिए रख रहे हैं उनके साथ क्योंकि जाते हैं, आपको पता है कि उनको अभी बुला वो नहीं के आ उन सकती यहाँ पर। उन 6 लड़कियों को खड़ा करेंगे, बोलेंगे बेटा बोलो तुम कब से हिजाब पहन रही और रूल कब चेंज स्कूल हुआ। के पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, स्कूल अरे सीसीटीवी मैडम, फुटेज वो- दिखा रहा है, मैडम, बयान वो- दे रहे हैं, मैडम बता रहे हैं, देखिए, वो तस्वीरें हैं। मैडम उसमें से 2 तो पिटिशनर है कोर्ट में। नहीं, पिटिशनर हो सकती है, लेकिन वो अरे पहले वो नहीं बोल रहे हैं पहन रहे कोर्ट थे और में, आप पहन रहे दिया हैं। ये मैं पढ़ देता हूं, सुमेरा। कोर्ट को बता रहे हैं हाँ, वो ये कह रहे हैं अब हम पहनना चाहते हैं, लेकिन वो ना पहले से नहीं ना पहन रहे थे। 6 के 6 पहले से पहन रही थी। लेकिन मैंने ही आपको बताया ना कि बहुत बड़ी संख्या में आ रहे थे और फिर उन्होंने एक दिन के बाद हटा दिया। क्या कुछ बहुत सी लड़कियां अरे उनके साथ वो- आई और फिर उन्होंने नहीं किया। देखिए बहुत से बच्चे ये सब नहीं क्यों डर हुआ? भी गए होंगे, डर भी गए होंगे, हो सकता है कि डर गए होंगे, डरा दिया गया होगा। मगर उन 6 लड़कियों ने तो हिम्मत से काम किया, बोल रहे हैं पहले से पहन रहे। आपने रूल चेंज किया 133 सबसेक्शन 2 का वो नोटिफिकेशन लाके, जो गलत है। ये जो आपने कहा ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ बिल्कुल ये है। मेरे इनपुट एडिटर ने मुझे अभी ये फोटोज भेजी अब वो हैं। भी मुतासिर हुआ थे बाद नहीं, वो मुतासिर की बात नहीं। अगर ये क्रेडिबल नहीं होता तो यहाँ मेरे पास नहीं होता और मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा होता। नहीं देखिए, अब कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मैं आपको उन 6 लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उनको लेकिन लाइए। आपने तो कहा कि आप ग्रेटर कॉज के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बातें सिर्फ उस लड़की की नहीं है। आप अरे कह रहे हैं, वही तो ग्रेटर कॉज है सर। तो अगर greater cause मतलब वहां से शुरू हुई बात हर सुनिए, जगह सुनिए, पहुंचती है ना। देखिए वहां भी एक विरोध आदमी- शुरू हो गया जहां आप- हिजाब पहनकर लोग नहीं जा रहे थे। यही तो मेंटालिटी है आपकी कि अगर 6 मरते हैं तो भाई 130 करोड़ का देश है, 6 मरते हैं तो क्या होगा। अरे आप ही यही कह तो रहे कहना हैं। चाह रहे हैं मैं तो ग्रेटर कॉज की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं उन आप 6 यही लड़कियों तो- की बात कर आप यही तो- आप कह रहे हैं वो 6 लड़कियों की फोटो बिल- दिखाओ। मैंने तो आपको दिखाया ना सर। नहीं, कोई फोटो। नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 मरते हैं तो मरने दो, 130 करोड़ का नहीं, देश आप है। कह रहे हैं कि उन 6 की बात एक- करो। मैं तो ग्रेटर एक- कॉज की बात कर रहा हूँ। एक को भी नहीं मरना चाहिए। एक को भी जिंदा रहना है तो उसको अपने राइट्स के साथ जिंदा रखना है। यही बात ओवैसी तो मैं साहब, कह रहा हूं। कह रहे हैं। ओवैसी साहब, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये मुद्दा या इस तरह का मुद्दा उठाया जाए और इस तरह के मुद्दे बार बार चुनाव में आए जिससे ध्रुवीकरण हो। क्या ध्रुवीकरण फायदा पहुंचाता है? अरे मैडम प्लीज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, 2014 क्या कैसे जीती बीजेपी, 2017 कैसे जीती, 2019 कैसे जीती, इतने स्टेट्स बीजेपी जीत गई। अरे आप मुसलमानों को क्यों जिम्मेदार बना रहे हैं बीजेपी की जीत का। बीजेपी जीत किसकी वजह से जीत रही है, मतलब आप लोग बोलते नहीं है उस बात को। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान को सत्ता में हिस्सेदारी लेनी चाहिए या बाहर बैठ जाए, वो फेंस सिटर बन जाए, 4 क्यों? पार्टियों में अपना वोट अरे, बांट दे, किसी को वोट ना दे, इसी- ये सब करे वो, या इसी- सत्ता में भागीदार बने और सत्ता के में हिस्सा लेकर अपना हक मांगे, ये करे या नहीं? यही तो लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी की हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये हिस्सा नहीं देना चाहते। ये कौन सा हिस्सा देना चाह रहे हैं। जिस शहर में आप और हम बैठे हुए हैं, जिस शख्स ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया वो जेल में है, और जिस शख्स ने 12 नाम लिख के दिए उसमें से आप एक नाम कबूल करते हैं। कहां की हिस्सेदारी हो रही चलिए है? उसी शख्स की बात कर लेते हैं। हम यहाँ इस शहर में खड़े हैं, आजम खां का शहर है। आजम खां को क्या मानते हैं आप? उनके साथ नाइंसाफी हो रही है या उन्होंने कोई गलत काम किया या नहीं? मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, आजम खान पर 2019 तक कोई केस नहीं हुआ। 19 के बाद केस भी हो जाता है, अरेस्ट भी हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये एक मुद्दा है मेरे दिमाग में। और सुनिए, मैं बताऊं आपको सरकार क्या कहती है इस पर। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि इससे पहले तक उन्हें प्रोटेक्शन हासिल था, लोगों को डर था, हमने उनको ये विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया कि आप आ सकते हैं, आप केस करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी, एक बात सुन लीजिए, केस आगे तक बढ़ेगा। एक बात सुन ये लीजिए, उनका तर्क है। एक आपके बात सुन सवाल। लीजिए, वो समाजवादी पार्टी के हैं, मैं उस पार्टी के सख्त अपोज कर रहा हूं, मगर जहां तक जिस शख्सियत का नाम आपने लिया, इनको कोर्ट आज नहीं तो कल बरी करेगा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है सर, एक खबर आ रही है, बता रहा हूँ आपको। असदुद्दीन AIMIM अध्यक्ष पर हापुड़ में फायरिंग का मामला, पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य बात देर से बोल रहे हैं। अभी इसमें दूसरा एक ये बताइए कि ये आपको ओवरऑल, ठीक है ये हुआ तो सही, लेकिन आपके इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स पर इसका क्या असर पड़ा? आप खुश नहीं है कि हम बच गए? इसमें आपको कोई शक है? अरे मैं खुश नहीं, आप खुश हूं। ऐसा पूछ रहे हैं प्रोस्पेक्ट। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि इसके बाद तो ओवैसी साहब ये कहीं कह रहे होंगे कि ये भी बहुत अच्छा हुआ कि वो गोली मेरी तरफ नहीं थी, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि चुनाव के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं, जो ये लोग कह रहे हैं ना, हम उनसे कहेंगे कि किसी को अपने घर के परिवार के आदमी को बिठाओ और लाइसेंस वेपन से 4 राउंड मारो नीचे, देखो 2 दिन तक घर से नहीं निकलेगा वो। हम निकल रहे हैं। वह हादसा हुआ, उसके 1 घंटे के बाद हजरत जर्नलिस्ट आपके सामने आ गए, पूरी आ गए, हम गए। दूसरे दिन 24 घंटे में पार्लियामेंट में जाकर हमने अपने बात रखी।
हाँ, एक बात सुन लीजिए, लोगों ने हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक वीडियो भिजाया कि जब बाबा एमपी थे, उन पर जब जानलेवा हमला हुआ तो बाबा पार्लियामेंट में कैसा बोले और ओवैसी कैसा बोला, वो भी चल रहा है वीडियो, वो भी देखना चाहिए। बाबा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी यहाँ पर भी कल कह के गए कि मैं सबको देखो, सबकी मैंने गर्मी निकाल दी है। यहाँ पर तो खास तौर पर लोगों को उन्होंने बताया कि मैंने सबकी गर्मी कहाँ गर्मी ठंडा कर निकाली? दिया हम सब। पर जो लोग गोलियां चलाए वो कौन से माफिया थे? कौन से माफिया थे वो? वो कह रहे हैं हमने तेजी से कार्रवाई की, पकड़ लिया है, सबको पकड़ लेंगे, सबको अंदर जेल में अरे- डालेंगे, अरे- जिसने गोली चलाई उसको भी, जिसने नहीं, हथियार दिया उसको भी। आपने, मोदी जी ने कहा, बाबा ने कहा कि सब माफिया जेल में बैठा है। ये कौन माफिया है? किसका दामाद है ये? बताइए, कैसे उसको गोली मिली, हथियार मिला? तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिस तरह के आप भाषण देते हैं उसकी तो वजह आप से गोली मार देंगे मुझे? अरे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बाबा जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर मैंने कोई गलत बात कही, कौन सा केस बुक किया आपने यूपी में मुझ पर? और उस मारने वाले ने, सुनिए, उस मारने वाले ने जिस दिन हम पर गोली चलाई, हमारी स्पीच डाली फेसबुक पर, जहां पर हम योगी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करें, गोली मारेंगे, मारो, मैं फिर बोलूंगा। क्रिटिसाइज करना कब से भारत में जान लेंगे? अरे भाई, फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको पसंद नहीं है, आप घर में बैठिए। इसमें जैसे सीएए एनआरसी का विरोध हुआ, शाहीन बाग जैसा जो हुआ, हिजाब के मामले में कुछ वैसी तैयारियां भी चल रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आगे आगे होता है क्या, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। क्या क्या उस हद तक ही जाएगा ये भी? मुझे नहीं मालूम क्या क्या होगा, नहीं मालूम। ये तो बीजेपी सरकार ने क्रिएट किया इस इशू को, बीजेपी ने क्रिएट किया, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है इसकी। बीजेपी ने क्रिएट किया उसको। बीजेपी ने क्रिएट किया और आप यहाँ उठा रहे हैं, तो फिर वही आरोप आप पर दोबारा लगेगा कि जो मुद्दा बीजेपी क्रिएट कर रही है उस मुद्दे को आप लेकर उड़ मैडम गए। देखिए, सुनिए मैडम, गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, परमिशन के बाद मैं जिम्मेदार। ट्रिपल तलाक का मैं जिम्मेदार। धर्म संसद में महिलाओं को गालियां दी गई, मैं जिम्मेदार। मॉब लिंचिंग में लोग मारे गए, मैं जिम्मेदार। 22 लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है, मैं जिम्मेदार। सबके जिम्मेदार हम ही हैं मैडम। बीजेपी की बी टीम भी आप? हाँ, नहीं, मैं घर में बी टीम हूँ, अब मैं बढ़ गया हूँ, A+ हुआ हूँ अभी, A+ की टीम है, अभी A+ की टीम है। वैसी साहब, लेकिन जब हम रामपुर में खड़े हैं और आप आजम खान साहब की भी बात कर रहे थे, यहाँ से बहुत दूर नहीं है वो जगह जो उनके ऊपर केस किए गए हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि बहुत से घर थे, गरीबों के घर थे, उन घरों को उजाड़ दिया गया, कब्जा कर लिया गया, और ऐसी तमाम यहाँ पर जगहें हैं जिनके बारे में ये आरोप है उनके ऊपर, और वो तमाम केसेस हैं उनके ऊपर। वो तमाम लोग, और कोई भी केस करने वाला रामपुर के बाहर का नहीं है, यहीं के लोग हैं, तो वो सारे केसेस क्या झूठे हैं? वो सारे आरोप क्या गलत हैं? सब मोटिवेटेड हैं? मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट उनसे इंसाफ करेगा और इंशाल्लाह वो इन तमाम चीज़ों से साफ होकर उन पर कोई दाग नहीं रहेगा। जो ये दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और लोग मालूम हो जाएगा। हम इंतजार करिए, कोर्ट से सब मामला साफ हो जाएगा। क्या इसी वजह से यहाँ से आपने कैंडिडेट नहीं दिया अपना? नहीं नहीं, मेरा वो मैं आजम खान साहब को, मेरा उनका ताल्लुक मेरे वो मरहूम वालिद के साथी रहे हैं। जिस ज़माने में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, उनको उत्तर प्रदेश का बाबरी एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो मेरा कौन से कोई सियासी ताल्लुक ना कभी रहा ना कभी रहेगा। हाँ, वो दूसरी पार्टी में है, मैं उस पार्टी की मुखालिफत करता रहूँगा, मगर याद रखिए कि आपको जब किसी का आप इज्जत करते हैं तो इज्जत करना चाहिए, और वो मेरे मरहूम वालिद के साथियों में से, मैं उनकी इज्जत करता रहूँगा। वो मेरी मुखालिफत करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो बिल्कुल करें, मगर एक इंसान में अदब कायदा कोई चीज़ होती है जो मुझे सिखाया गया, मैं उसको पार नहीं करूँगा। तो आप मिले, आप उनके बेटे से मिले या नहीं, उनसे जाके मिले कभी? नहीं, मैं कभी नहीं मिला। मैं तो 25 साल के बाद आज रामपुर को आया हूँ। मैं 25 साल पहले आया था हज़रत बनात वाला साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, यहाँ पर मुरादाबाद में 25 साल पहले रामपुर को आया था। उसके बाद अब आ रहा हूँ। आप कब आएंगे अगली बार? अगले चुनाव में? अगले चुनाव में नहीं आऊँ, रामपुर नहीं, रामपुर को नहीं आऊँगा। रामपुर को सियासी मकसद के लिए नहीं आऊँगा इंशाल्लाह। कोई और मकसद होगा, बराबर आऊँगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा, मगर उत्तर प्रदेश के हर मुकाम पे जाऊँगा। ये तो चुनाव के बाद भी आता रहूँगा। वैसे साहब, क्योंकि हिजाब की हम लगातार बात कर रहे थे और मुस्कान के वीडियो की भी आपने बात की, TV9 भारतवर्ष पर ही आपने बात करते हुए कहा था कि आपकी बात नहीं हुई, और फिर आपने फ़ोन पर उनसे बात की, तो क्या आपकी बात हुई मुस्कान से? नहीं, मैं उनके जो घर वाले, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी उनकी मुलाकात हुई मांडिया में। हम आज से 5 साल पहले कर्नाटका के 4 साल पहले कर्नाटका में जब असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, हम कुमारास्वामी की सपोर्ट में गया था मैं, तो मांडिया भी गया था। मस्जिद में एक नमाज हुई थी हमारी, नमाज पढ़ने गए थे, तो वहाँ पर
उनके रिश्तेदार से हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्हें याद दिलाया, हमें कहा हाँ बिल्कुल याद आया मुझे। और मैं तो उनके वालिद को मुबारकबाद दिया कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, हिम्मत और हौसला उसका बरकरार रखा, और उस बच्ची ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, मैं उसको भी कहा कि बेटा खूब पढ़ो, खूब काबिल बनो और इससे ज़्यादा आगे पढ़ो, ताकि तुम ताकतवर बनोगी तो देश भी ताकतवर बनेगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ए क्लास सिटीजन रहना चाहता हूं, मुझे Z+ मत दो। सिक्योरिटी क्यों नहीं लेना चाहते आप? नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, बाकी नेता जो सिक्योरिटी लेते हैं वो लीडर्स नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं 94 में MLA बना, 99 में बना, 2004, 9, 14 में हैदराबाद के अवाम ने मुझे MP बनाया। मैं सलाम करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले दिन से सिक्योरिटी नहीं लिया हूं, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। मेरा मानना यह है कि गरीबों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को, महिलाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आप उन्हीं की तो आवाज हैं, अरे, उसी आवाज की हिफाजत करनी अरे है। अरे भाई, मेरी जान उनसे बढ़कर नहीं है ना। अब मुस्कान मतलब- की अब मतलब मुस्कान आप अब ये कह मुस्कान रहे की बात ले नहीं, लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा अगर हूं- मुस्कान पे 15-20 लोग घेर रहे हैं तो भाई मेरी सिक्योरिटी क्या फायदा। मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर मैं आजम खान साहब के साथ मान लीजिए उनके बॉडीगार्ड्स चलते हैं, या अखिलेश यादव के साथ उनके बॉडीगार्ड्स चलते हैं, या प्रधानमंत्री के साथ उनके बॉडीगार्ड्स हैं, ये लोग लीडर्स नहीं है, मजलूमों की आवाज नहीं है। मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, मौत मेरी हिफाजत करेगी। मतलब- जिस दिन मौत आना है, जब तक वक्त तय नहीं हुआ, मौत मेरी हिफाजत तो फिर करेगी। तो वैक्सीन भी नहीं लगवानी चाहिए। देखिए वैक्सीन का ताल्लुक जो है ना, आपको बताया गया है कि अपनी जान बचाओ। तो वही तो सिक्योरिटी में भी है सर। सुनिए, मेरी जान मैं बचा रहा हूं ना। मेरे साथ 4 गाड़ियां थी माशाल्लाह से, और हमारे साथ जो लोग थे वो पीछे से कूदे और उसके ऊपर उसको पकड़ने गए। दूसरा हमारा साथी गाड़ी को 90 डिग्री टर्न करके उसके ऊपर चढ़ा दिया। भागे नहीं हम लोग। तो ये हम सेफ्टी कर रहे हैं। मैं तो सरकार से ये भी कहा, अमित शाह साहब को लेटर भी लिख दिया हूं कि मुझे आप ग्लॉक वेपन दीजिए, जिसमें निकाले के बाद जब मारते हैं ना तो परफेक्ट लगता है, IPS ऑफिसर के पास है। और मैंने कहा कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिशन दे दो मुझे आप, बस काफी है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब, आप नहीं लेना चाहते सिक्योरिटी, लेकिन आपके भाई हैं, बाकी लोग हैं परिवार में, वो कोई सिक्योरिटी लेते हैं? हाँ, मेरे भाई अकबर पर वो लेते हैं। उनके ऊपर 4 गोलियां मारी गई थी, 36 मरतबा उन पे तलवार चाकू से हमला हुआ था। तेलुगु देशम की पार्टी के लोगों ने किया था। तो वो बेचारे 8-10 दिन तक वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद वो वापस आए, वो भी एक मौजज़ा था उनका बचना। दूसरे लोग लेते, मुझे एतराज़ नहीं है, मगर मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, और मैं इस बात को मानता हूं कि खतरा होगा तो होगा, मगर अब जब हम एक ले चुके हैं तो ठीक है, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, तो ये बता दीजिए, आपकी यहाँ से कुछ नजर आ रहा है 10 मार्च अभी आपको? हाँ। क्या तस्वीर बन रही है, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, 10 मार्च के दिन आप छोड़ेंगे क्या हमको? हम तो रहेंगे आपके साथ में इंशाल्लाह ताला। तब तक कुछ मन बना लिया है, ये जो आपने गठबंधन बनाया है, इसके अलावा किधर और हाथ मिल सकता है आपका? देखिए, हम लोग जो है ना बेईमानी नहीं करते। जिससे दोस्ती करते, दोस्ती निभाते उन लोगों से। जिससे इसका हाथ थाम लेते, हम नहीं छोड़ते, वो छोड़ के जाता है तो अलग बात है, मगर हम जब किसी को जबान दे देते तो ठहर जाते उसके ऊपर। वो हाथ आपके थाम कर बैठते क्यों नहीं? फुरफुरा शरीफ वाला उदाहरण है, यहाँ नहीं, राजभर देखिए- साहब वाला देखिए- उदाहरण है, ये लोग देखिए- आपके साथ हाथ पकड़ के लंबा क्यों नहीं देखिए, चलते? फुरफुरे शरीफ वाले वो बड़े आस्थाने के लोग हैं, वो बेहतर जवाब दे देंगे। अब जिस महाशय का आपने नाम लिया, वो बेहतर जवाब दे सकते, मगर उस महाशय ने अच्छा जुमला कह दिया कि अखिलेश यादव ने अपने ही पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया, और ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक नशा है। अरे कौन सी अफीम वैसे पिला वहाँ दिया जाके भी आपका ही काम कर रहे हैं क्या? ओवैसी साहब, लेकिन वो नहीं, हमारा काम नहीं, वो नहीं। 10 मार्च को देखना पड़ेगा ये सवाल, ये इसको रोक के रखिए। हम कहाँ हैं? हम सिराते मुस्तकीम पे रहेंगे, मगर वो लोग कहाँ रहेंगे? आप देख लो 10 मार्च को। ओवैसी साहब, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान ही होना चाहिए? अगर अखिलेश ने नहीं दिया उतने लोगों को टिकट, अगर किसी दूसरे को दिया है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते वो रिप्रेजेंटेशन? आपका सवाल बेहतरीन है। मेरा बोलना यह है कि हर समाज उत्तर प्रदेश में, यूपी के CM कहते हैं कि हाँ क्षत्रिय हूँ, बुरी बात नहीं है। डिप्टी CM ब्राह्मण है, बोलते हैं कि हाँ बुरी बात नहीं है। अखिलेश यादव एक प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में बड़ा भिड़ गए, बोले मैं यादव हूं इसलिए पूछा जा रहा है सवाल। अरे आप सब बोलेंगे,
पूरा और हम गुनाहगार हम हैं, वो आप दूध के धुले हुए हैं। यही तो हिपोक्रेसी की बात है, ये डबल स्टैंडर्ड है जिसको उर्दू में बोलते हैं मुनाफिकत है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ना तो मुसलमानों का नेता हूं ना कभी बनना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एम्पावरमेंट होना चाहिए। हिस्सेदारी की बात सिर्फ राजनीति के तक नहीं, शिक्षा में, एम्प्लॉयमेंट में, ठेकेदारी में, सब में होनी चाहिए। आप नहीं करना चाह रहे ना, आप सिर्फ एक मखसूस लोगों का, ग्रुप का आप एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। अब आप देख, और एक मिसाल दे रहा हूं आपको। 9 अप्रैल को एमएलसी का इलेक्शन है। अखिलेश यादव ने जितने मुस्लिम नेताओं को टिकट नहीं दिया उन सबको लॉलीपॉप दे दिया कि बेटा चूसते रहो और 9 अप्रैल के दिन तुमको एमएलसी बनाएं, किसी को नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने कल पूछा था। एक और नेता है जिनका आप काफी आजकल जिक्र करते हैं, एमएलसी का उनसे वादा किया गया, या बताते हैं। अरे एमएलसी कितने हैं? 400 हैं क्या? मैंने कल ये पूछा उनसे। अच्छा, राज्यसभा मैंने उनको, एक साहब को मुझे बोले कि आप ऐसा भाषण में बोले, क्यों बोले? बोला भाई साहब आप अच्छा किया हमको फोन किया। बोले रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ। ये एमएलसी कितने हैं? 400 एमएलसी हैं, हर एक को बोल रहे हैं। राज्यसभा ने पूछा, राज्यसभा में, राज्यसभा के लिए आपको प्रोफेसर होना पड़ेगा, आप प्रोफेसर नहीं है। अच्छा सुनिए, मैंने ये एक सवाल कल इमरान मसूद से पूछा कि आपका जिक्र बहुत करते हैं ओवैसी साहब, आपको याद करते हैं बहुत, बताते हैं कि आपको वादा जो किया है वो होने वाला नहीं है, एमएलसी का वादा कर दिया। दरअसल मुसलमानों को इस तरह की लॉलीपॉप दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद जाना चाहिए क्योंकि वो बिहार जैसा खेल बिगाड़ देंगे यहाँ पर भी। अरे उनका खेल बिगाड़ दिया अखिलेश ने, उनको 5 साल पीछे कर दिया। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं वो? अरे आप, अगर मेरे घर को मेरा दुश्मन भी आ गया ना तो मैं उसको इज्जत दूंगा। आपके घर को कोई आ जाता है, आप फोटो लेते हैं, वादा करते हैं और उसको आप कहीं का नहीं रखते। उनको तो मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे कि वो इमरान मसूद से इंसाफ करें इंसाफ, मगर जब इंसाफ करना था नहीं करे। आपने कह दिया अरे कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक का मामला ना हो जाए। नहीं तो फिर ये जो तमाम लीडरशिप है, आप अगर कह रहे हैं कि आज तक मुसलमानों की लीडरशिप ने कुछ किया नहीं है, तो उसमें तो आजम खान भी फिर उतने ही जिम्मेदार हैं। वो तो समाजवादी पार्टी के शुरुआत से संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने तो इतना बड़ा तालीमी इदारा बनाया, वो उनका नहीं है, उनका तालीमी इदारा नहीं है वो पर्सनल, वो तो पूरे माइनॉरिटीज का तालीमी इदारा है। लेकिन आरोप तो उन पर ये है ना कि उसका पैसा उन्होंने रख लिया। अब वो आरोप तो बहुत सारे हैं, उससे जुड़े हुए इदारे से जुड़े हुए भी उन पर बहुत सारे आरोप हैं। मगर उन्होंने जो तालीमी इदारा बनाया, बताइए दूसरों ने क्या किया। लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों का नहीं बढ़ाया, समाजवादी पार्टी में न्याय नहीं मिला, या समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया है, तो इसके लिए आजम खान जिम्मेदार नहीं। उनका तो आप इतना सम्मान कर रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं दे रहे आप। जिस दिन आजम खान समाजवादी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोलना शुरू कर दिया उनके खिलाफ। मैडम सुनिए, मुजफ्फरनगर कांड में पूरे उत्तर प्रदेश में 69 मुस्लिम एमएलए थे और किसी एक में तौफीक नहीं हुई कि वहां पर जा सके। मैं गया हैदराबाद से, उन कैंपों में 2-3 दिन रहा मैं वहां पर। आप नहीं जा सके, तो मैं यही एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं। 69 रहने के बाद भी आपको तौफीक नहीं हुई मुजफ्फरनगर कांड में जाकर आप मिल सके उन लोगों से। मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये जो तमाम मुस्लिम लीडरशिप है ये जिम्मेदार है अभी जो स्थिति है उसके लिए। इनका देखिए, सपा हो या बीएसपी हो, इनके पास जो मुस्लिम नेता हैं आजम साहब को छोड़कर, ये जबान नहीं खोल सकते अपनी बगैर ऊपर से आए, ये सांस नहीं ले सकते बगैर उनको इजाजत दिए गए। ये सिर्फ शो बॉयज की तरह काम करते हैं वहां पर। यूएपीए का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था जिसमें एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर रामपुर के किसी नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता। समाजवादी पार्टी ने तायद की अमित शाह मोदी की। पूरे बच्चे जेलों में, आज कौन उठा रहा है मुसीबत? लेकिन एक बात ये समझना चाहते हैं आपसे ओवैसी साहब कि आप जिन लोगों की रहनुमाई की बात करते हैं, बस ये आखिरी सवाल समझ लीजिए, वो लोग यहाँ वोट देते हुए ज्यादातर जमानत जब्त करा देते हैं। इस बार हम लोगों को इंतजार है देखने का कि इस बार क्या होता है। आजम खान साहब जिनके साथ आप खड़े होने की बात कर रहे हैं, सुनिए, वो अभी भी समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में खिलाफ लड़ूंगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आजम खान साहब की इज्जत करता था, अखिलेश यादव के साथ भी आप गठबंधन चाह रहे थे। अगर आपके साथ आ जाते तो वो सर, आप बार बार फिरा कर, मैं नहीं चाह रहा था सर, मैं नहीं चाह रहा था। मुझसे सवाल किया मीडिया ने, आप अलायंस करेंगे, किससे करेंगे? मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर। ना कभी मेरी उनसे बात हुई, ना कोई मुझसे बात किया गया। और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अल्लाह जो भी करता अच्छा करता। मुझ पर बहुत बड़ा करम हो गया कि मैं इनके साथ नहीं गया,
क्योंकि मेरी लड़ाई सिर्फ चुनाव के तक नहीं है, तो ये 24, 29 सब जगह जाएंगे हम। अच्छा, अब ये आखिरी ये बात बता दीजिए कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में जो वीडियो आप चाहते हैं कि लोग देखें, बाबा और आपके वाले कंपैरिजन वाला, वो आप चाहते हैं देखें, वो ठीक है यूनिवर्सिटी का, नहीं, मैं तो- लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ बातें आपको मंजूर नहीं है। कोर्ट जो कहता है, जो आपके मुताबिक होता है, आपको मंजूर है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी फॉलिबल है। ये वर्मा जी का आप उदाहरण दे देते हैं। हाँ। तो ये आप मतलब जो मेरे को सूट करता है, इधर सूट का नहीं इधर है। ओवैसी वे और हाईवे। नो नो नो, आप देखिए, आप सूट का एक लॉ गलत लफ्ज है। संविधान इजाजत देता है मुझे टू डिसएग्री, और अदालतें संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं नहीं, उन फैसलों में जो आपके हिसाब से नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा, और उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में जस्टिस वर्मा ने जो कहा, वो खुद चीफ जस्टिस थे। जजमेंट से डिफर करना कोई तौहीन अदालत का मुकदमा मुझ पर नहीं पड़ेगा। रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डिसएग्री करना, देखिए यही तो खूबसूरती है। आप लोगों को एक दिमाग में बिठा दिया गया कि भाई ये किम जोंग है, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो। हम बोल रहे हैं किम जोंग नहीं है ये आज है, कल नहीं रहेंगे। मोदी जी से क्यों नहीं बनती आपकी? हाँ? मोदी जी से क्यों नहीं बनती आपकी? अरे उनकी बनती है ना, जिनने शादी में अपने घर में बुलाए थे। अमित शाह जी से और बनती है। जिनके ने, सुनिए, मोदी जी को शादी में बुलाए थे, यादव परिवार एक के ऊपर एक गिर रहा था उनसे फोटो लेने के लिए। आपकी हम अमित नहीं शाह कर से रहे बनती थे। है। हमारा उनसे पॉलिटिकल डिफरेंस है। हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री का पोस्ट मोदी जी का नहीं है, देश का, इज्जत करते हैं। मगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, और वो जिस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं और मुकाबला करेंगे उनसे। वैसी साहब, अमित शाह से बनती है आपकी, गृह मंत्री से? मैडम, आप ऐसा दिख रहा है कि कोई रिश्ता मिलाना चाह रहे हैं हमारा। आप बता अरे- दीजिए कोई रिश्ता है अरे, तो। नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो कुछ रिश्ता ही नहीं। आप दोनों मिलके कुछ लग रहा है, कुछ आपको बोला अच्छा। गया है कि बात कर लो। वैसे अच्छा, करने के वैसी बाद साहब, बातचीत होगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मजाक कर रहा बार हूं, बार वरना जी फिर ये लोग बिल्कुल शुरू हो जाएंगे सपा वाले जी हाँ, सुबह से। बिल्कुल, ये बार बार अलग अलग बयान आ रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव जो है किसका चुनाव है? अगड़े पिछड़ों का चुनाव है, कोई दावा कर रहा है, कोई 80-20 कर रहा है, कोई 90-10 बता रहा है। तो दरअसल क्या है ये चुनाव? ये अगड़े और पिछड़ों का चुनाव है? किसके बीच है ये चुनाव, किस मुद्दे मेरा पर? मानना ये है कि बीजेपी के खिलाफ ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के खिलाफ मिस गवर्नेंस का जनता में गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है। कोविड सेकेंड वेव में जो नजर नहीं आए वो भी लोगों को याद है। किसानों की तकलीफ है। अब कामयाबी यह है कि उसको कैपिटलाइज कैसा करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आप उन वोट में कन्वर्ट करना, ये सबके लिए एक चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये सुमेरा जी, ये दिखाई ये देता है कि इनकी प्रेजेंस के संदर्भ में भी कितनी सीटें आएंगी, लोग इस बारे में अभी से अजम्पशंस कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी वो हैं, वेदर यू लव हिम और हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। और इसी तरीके से उनके नंबर्स के आते हैं सीटों के हिसाब से, वो देखना बाकी है। लेकिन उनकी प्रेजेंस चुनावों में महसूस हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट की तरफ से भी धन्यवाद आपका। थैंक यू।